फ्रेंड्स, आज हमारा +1 पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इस लेसन में हम देखेंगे कि अधिकार क्या होता है, अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है और भारतीय संविधान में आपको कितने मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए थे और मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रकार और मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं और जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेंट होते हैं या उनका कहीं अतिक्रमण होता है तो आप उनकी सुरक्षा के लिए या उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, उनका संरक्षण करता है और कौन कौन सी ऐसी रिट्स हैं, ऐसे जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिससे कि आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो राइट्स है यानी कि अधिकार जो है वो क्या है, अधिकार क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी अधिकार है क्या। तो देखो, अधिकार जो है, अधिकार वो व्यक्ति का एक दावा है, समाज जो है उसको स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य जो है उनको प्रदान करता है। तो वो राज्य द्वारा प्रदान की गई जो सुविधाएं होती हैं और जिन सुविधाओं का व्यक्ति जो है फायदा उठा करके अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, अपना सर्वांगीण विकास करता है, तो वो जो है वो सुविधाएं जो राज्य द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं वो अधिकार कहलाती हैं। तो अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति का एक दावा है। मतलब क्या है? देखो, दावा अपने सोसाइटी, अपने समाज में हम देखते हैं तो अलग अलग कम्युनिटी हैं, उनके अंदर क्लास हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है तो कोई माइनॉरिटी क्लास में भी है। तो व्यक्ति जो है वो दावा कर सकता है कि वो अधिकार, वो सुविधाएं उसको राज्य द्वारा जो है वो बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। तो वो क्या है? वो व्यक्ति का एक दावा है जिसमें कि वो समाज उसको स्वीकृति देता है कि हाँ ये सही है कि भी कुछ ऐसी सुविधाएं हो इसके पास जिससे कि ये अपना सर्वांगीण विकास कर सके और राज्य जो है वो उसको प्रदान करता है। तो वो कहलाती हैं आपके अधिकार, वो आपका अधिकार कहलाता है। लेकिन जब इसके आगे मौलिक शब्द जुड़ जाता है, मौलिक शब्द जुड़ जाता है यानी फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक का मतलब क्या होता है कि वे जो सुविधाएं हमें स्टेट प्रदान करता है, राज्य जो है वो प्रदान करता है, वो विधान पालिका और जो कार्यपालिका है उसके हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। यानी कि विधान पालिका और कार्यपालिका का जो इंटरफेयर है उससे इसको मुक्त रखा गया है। और वो सुविधाएं हमें कौन प्रदान करता है? तो अपने देश की जो सर्वोच्च विधि है यानी कॉन्स्टिट्यूशंस, अपना जो संविधान वो प्रदान करता है। तो जब अपना संविधान उसको प्रदान करता है और कार्यपालिका और विधान पालिका के हस्तक्षेप नहीं है उसके अंदर किसी प्रकार का, और फिर वो आपका संविधान आपको प्रोवाइड करवाता है, तो वो सुविधाएं मौलिक कहलाती हैं। यानी कि जिनका वर्णन, देखो, अपने संविधान निर्माता जो थे वो संविधान निर्माता जो है वो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार थे उन अधिकारों को कार्यपालिका और विधान पालिका की जो दया है या जो उसकी इच्छा है उस पर वो निर्भर नहीं रहना देना चाहते थे। इसलिए अपने संविधान की जो सुपरमेसी है, इसलिए उन सुविधाओं को क्या कहलाया? जिनका वर्णन जो है वो अपने देश की सर्वोच्च विधि यानी कि संविधान में उसका वर्णन है, तो वो कहलाता है आपका मौलिक अधिकार। अब हम देखेंगे
ये जो अधिकार है आपके, ये कितने प्रकार के हैं, जो इसके टाइप्स हैं वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो देखो, मूल संविधान में जो अपना संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो जो आपका मूल संविधान था, जो आपका मूल संविधान है, उस मूल संविधान में आपको 7 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो प्रदान किए गए थे। और जो 7वां जो अधिकार था आपका, वो था संपत्ति का अधिकार। अब ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के जो 44वां जो संवैधानिक संशोधन है, 44वां जो संवैधानिक संशोधन है, उस 44वें संवैधानिक संशोधन है, यानी कि इस संशोधन जो है वो 1978 में जो जनता पार्टी की जो सरकार थी और जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उसके शासनकाल में जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो निकाल दिया गया। अब आर्टिकल जो 300A है, उसमें संपत्ति का जो अधिकार है आपका, वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हम देखेंगे, जो आपके मूल संविधान में तो था आपका संपत्ति का अधिकार, निकाल दिया, 7 थे। अब आपका बचा है जो 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, उनमें आपने जो मौलिक अधिकार है, एक बात का और ध्यान रखना है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, देखो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के भाग 3, देखो अपना संविधान जो संविधान, उसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 मूल रूप से इसके अंदर अनुच्छेद थे। तो जो भाग 3 है आपका, उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वो मौलिक अधिकार है आपके, मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं आपके 12 से 35, यानी कि 12 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है आपका, वो समानता का जो अधिकार है वो 14 से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 जो आपको समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 क ये आपको देता है कानूनी समानता का अधिकार। देखो, कानूनी समानता का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि अपने देश के अंदर जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का जो शासन है, उसके अंतर्गत सभी व्यक्ति जो है वो कानून की नजर में समान हैं। देखो, अपने समाज के अंदर जो अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, गोरे, काले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जो क्लास हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, उसमें ऐसा नहीं है, चाहे वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो या वो किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा वाले पद पर क्यों ना हो, या वो अमीर हो या किसी भी सार्वजनिक बड़े पद के ऊपर क्यों ना हो, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। आपने देखा वो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, करप्शन या उनके मामलों में, घोटालों के या स्कैम के मामलों में आज वो जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी यदि गैर संवैधानिक कार्य करता है तो कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं,
वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, या कितना भी वो धनवान या पैसे वाला क्यों ना हो, महिला हो या गरीब हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी है, तो कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कानूनी समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। और कै जो है वो देता है आपको एक समान कानूनी संरक्षण। एक समान कानूनी संरक्षण का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा हो कभी कि व्यक्ति मान लो किसी से कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि भी एक तरफा उसकी सुनवाई होती है, उसको भी कुछ लीगल राइट्स होते हैं उसके पास, वो किसी व्यक्ति से अपनी कानूनी सलाह ले सकता है, अपना वकील खड़ा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता, कोई महिला को यदि अरेस्ट किया जाता है तो महिला पुलिसकर्मी साथ होना जरूरी है, किसी छोटे बच्चे या महिला को थाने में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो एक समान कानूनी संरक्षण और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो देता है आपको सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 जो है वो आपको सामाजिक समानता देता है। देखो, समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, उसकी जो है सभी व्यक्तियों की जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो वेटेज है वो समान है। देखो, पहले क्या था अपने सोसाइटी, अपने समाज के अंदर, अब भी कहीं हमें देखने को मिलता है कि संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को सामाजिक समानता प्रदान करता है। यानी समाज में जो तेरे मेरे की जो भावना है उसको समाप्त किया गया है, अगड़े पिछड़े की जो भावना है उसको समाप्त किया गया है कि सभी व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से समान होंगे, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी सामाजिक हैसियत क्यों ना हो, सभी का वजन जो है वो इक्वल रखा गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ मूलवंश, उसका धर्म, उसकी जाति, लिंग या भाषा के आधार पर जितने भी जो भेदभाव थे उन सभी प्रकार के भेदभावों को निषेध कर दिया गया है, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। ये है आपकी सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 जो है वो देता है आपको अवसर की समानता। अवसर की समानता, देखो जो अवसर की समानता है, अवसर की समानता, इसमें क्या है, ये कोई भी व्यक्ति वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए ये अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है उसको, राइट टू अपॉर्चुनिटी जो है वो अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, उसके दम पर वो किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर सकता है। ये अवसर की समानता है। आपने देखा हो कई बार हम टीवी के ऊपर, रेडियो या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इनके अंदर पढ़ते हैं कि भी एक ऑटो चालक जो ड्राइवर है उसकी बेटी ने आईएएस को टॉप किया, या एक बिल्कुल गरीब, एक सामान्य घर में जन्म लेने वाली कोई लड़का है या लड़की है, उसने इस अचीवमेंट्स को हासिल किया है, उसने आईआईटी, आईएम या आईएएस, आईपीएस उस पद के ऊपर वो पहुंची है। तो सभी व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका मूल वंश, धर्म, लिंग, भाषा, स्थान, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करके और सभी को एक समान अवसर जो है वो प्रदान किया गया है। इसके बाद देखो अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। यानी कि जैसे जो छुआछूत होती थी भारतीय समाज के अंदर, आपने देखा हो जो अपने देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था होती थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जो उनका कार्य और जो श्रम जो है उसका विभाजन कर दिया गया था, और एक पर्टिकुलर कास्ट जो है उसको किसी सार्वजनिक जो स्थल है उस पर जाने की मनाही की जाती थी। जैसे वो सार्वजनिक स्थल जैसे कुआं है, जोड़, तालाब या जैसे मंदिर वगैरह है, उनके अंदर जो जाने की मनाही जो थी, अब उसको उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और सभी जो मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए अलग, जैसे पानी के मटके होना या जैसे उनको मंदिरों में न जाने देना या कुएं, तालाब, जोड़, इन किस प्रकार की जो मतलब व्यवस्था थी अपने समाज के अंदर, जो भेदभाव था, जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो असमानताएं जो थी
उन असमानताओं को आज समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत जो है यदि उसको कोई बढ़ावा देता है तो वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अस्पृश्यता जो है उसकी समाप्ति कर दी गई है। और अनुच्छेद 18 इसमें जो है वो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर, जो वो किसी को राय साहब की, किसी को सर की उपाधि, किसी को खान साहब की, इस प्रकार की जो उपाधियां देकर के उनकी सामाजिक एक प्रतिष्ठा बढ़ती थी और एक इससे समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता था। आज शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जो भी उपाधियां, उनको छोड़ करके शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जैसे और बाकी जो उपाधियां हैं उसके ऊपर आज रोक लगा दी गई है। तो सबसे पहला जो अधिकार था वो आपका वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 इसके अंदर क्या है कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली। स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है कि आदमी की जो आत्मिक चेतना का विकास तभी होगा, जो उसका एक विशेष गुण है, जो उसके अंदर की जो एक प्रतिभा है, या उसके जो आत्मिक जो प्रकाश है, या वो एक, देखो हर आदमी जो है वो अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, उसके अंदर कोई ऐसा विशेष गुण जो है वो छिपा हुआ है, और उस गुण को वो तभी हाईलाइट कर सकता है, तभी बाहर ला सकता है जब ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, वहां इक्वलिटी होगी, वहां फ्रेटर्निटी होगी, वहां लिबर्टी होगी, तभी वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो जो आत्मिक चेतना का विकास है, आदमी वो जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा कलाकार है, वो अपनी कला का जो एक गुण है या उसका जो हुनर है वो तभी बाहर ला सकता है जब उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले स्वतंत्रता का। यदि वो स्वतंत्रता उसका दमन है तो वो उसकी प्रतिभा जो विशेष गुण है वो दबा रह जाएगा। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार कर देना चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का खुल करके प्रदर्शन कर सके। तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको भाषण की स्वतंत्रता है, उसमें आपके जो विचार हैं उनको आपका माध्यम कोई भी हो सकता है, आप एक कार्टूनिस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कर सकते हैं, साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं, या जैसे कोई कविता के माध्यम से, या अपने स्वतंत्र भाषण दे करके आप कर सकते हैं। हाँ, उससे किसी की धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत ना होती हो और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा महसूस ना होता हो। तो आप शांतिपूर्वक सभा बुला सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से आप शिक्षा ले सकते हैं, कहीं पर भी आप संपत्ति खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आपको अपनी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है, या जैसे विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये है आपके अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं 19 से 21। तो 19 से 21 आपकी स्वतंत्रताओं का वर्णन है। तो अब है अनुच्छेद 21। 21 जो क है उसके अनुसार है आपकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21, वो है आपकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलूंगा, जब अपने देश के अंदर जो इमरजेंसी पीरियड था 1975 और 19 मार्च 1977 तक, तो उस समय जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है या आपकी जो न्यायपालिका है वो आपके फंडामेंटल राइट्स भी उस समय जो है उनके ऊपर अपने पुनर्निरीक्षण या उनका बचाव नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जो न्यायपालिका के ऊपर जो एक प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन जो था वो हटा दिया गया है। अब उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता जो है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस माहौल के अंदर इमरजेंसी पीरियड के अंदर उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ना किया जाए, तो अब आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो बरकरार रखा गया है। और अनुच्छेद 21 क वो है आपकी शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का जो अधिकार है
वो इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। और फिर है आपका जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है आपका, वो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस, यानी कि ये आपका अधिकार जो है वो 22 से 24 है। इसके अंदर क्या है, जो 22 से 24 के अंदर एक तो जो है वो बेगार प्रथा के ऊपर रोक लगा दी गई है। दूसरा, मनुष्यों की जो खरीद फरोख्त है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पहले आपने देखा हो जब 1780 का जो सेंचुरी का हम पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें दास व्यापार होता था। अफ्रीका महाद्वीप से दासों को भर करके ले जाया जाता था और उन यूरोपीय देशों में उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था। तो आज जो दास व्यापार है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनुष्यों की खरीद फरोख्त जो है उस पर प्रतिबंध है। बेगार यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो मजबूरियां हैं उसका नाजायज फायदा उठा करके उनसे काम लेना या उसके बदले उसको वेतन न देना। इसके साथ साथ जो महिलाओं की जो शारीरिक जो स्थिति है, महिलाओं की जो शारीरिक स्थिति है, उस शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको किसी भी कठोर कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये है आपके अनुच्छेद 22 से लेकर के और 24 तक। इसके बाद आपका जो अधिकार है आगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसमें क्या है कि देखो, अपना देश जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो उसका अपना मजहब है, जो उसके अपने विश्वास हैं, जो उसकी स्तुति है, आराधना है, वो अपने इष्ट देवता को खुश करने के लिए वो मंदिर में जाता है या मस्जिद में जाता है, उसको पूरी छूट है। देखो, भारत एक विविधताओं वाला देश है और बहुत से मत मतांतर मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं, तो उनको पूरी छूट दी गई है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं या उसके द्वारा जो उस पे जो डोनेट आया है, चंदा जो आया है, या उसे अपनी किसी भी संस्था के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो आपका पब्लिक कोई भी है, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा जो है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उसके लिए जो वो अपने इस प्रकार की जो संस्थाओं का निर्माण किया है उसको टैक्स से बाहर रखा गया है। तो ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 4। और नंबर 5 जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 29 से लेकर के 32 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि देखो, प्रत्येक समुदाय वर्ग उसकी अपनी कल्चर है, उसकी अपनी एक भाषा है, उसकी अपनी एक लिपि है, उसकी अपनी एक रहन सहन है, उसका एक अपना पहनावा है, उसके अपने जीवन के तौर तरीके हैं। ये जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का जो माइनॉरिटी क्लास है, इसका मतलब क्या है, वो मेजॉरिटी क्लास से प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब मेजॉरिटी क्लास जो है वो अपनी इच्छाएं और भावनाएं जो है वो माइनॉरिटी क्लास के ऊपर नहीं लाद सकती। उसको अपनी कल्चर का, अपने सामाजिक मूल्यों का, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं का वो संरक्षण कर सकता है, उनको बनाए रख सकता है, अपनी भाषा या अपनी लिपि। ये ऐसा नहीं कि भी मेजॉरिटी क्लास उसको जबरदस्ती जो है वो उसके ऊपर थोप देगी। उसके बाद जो छठा मौलिक अधिकार है आपका वो है 32 से लेकर के 35 तक, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने भारतीय संविधान की उसने मूल आत्मा या उसका हृदय कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था या व्यक्तियों का समूह जो है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप
उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए सीधे, देखो अपने संविधान निर्माता जो है आपके मौलिक अधिकारों को लेकर के कितने चिंतित थे कि आप सीधे जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये थे भाई आपके मौलिक अधिकारों के प्रकार। कल आगे वीडियो में हम बताएंगे जो रिट्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है, कैसे वो आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, उनको संरक्षण करता है। धन्यवाद।